दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ब्लैक होल्स के बारे में काफी कुछ जाना। आज की इस एपिसोड में हम हॉकिंस रेडिएशन को डिटेल में समझेंगे। चूंकि यह टॉपिक भी ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा कि इसे देखने से पहले आपको ब्लैक होल्स की समझ जरूर हो। अगर आप ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं जानते तो इस एपिसोड को देखने से पहले हमारा पिछला एपिसोड जरूर देखें। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड और जानते हैं हॉकिंस रेडिएशन के बारे में। इससे पहले कि हम हॉकिंस रेडिएशन के बारे में जानें, कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान ले तो बेहतर होगा, जैसे इवेंट हॉरिजन। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, ब्लैक होल्स स्पेस में ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां ग्रेविटी का असर इतना ज्यादा होता है कि खुद लाइट भी वहां से होकर वापस नहीं आ पाती, जिस कारण ये हमें दिखाई भी नहीं देते। यही कारण है कि हमने इसे ब्लैक होल का नाम दिया है। पर क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर लाइट ब्लैक होल के आसपास भी चली जाए तो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ब्लैक होल की ग्रेविटी का भी एक रेंज होता है, एक बाउंड्री होती है जिसे हम इवेंट हॉरिजन के नाम से जानते हैं। कोई भी वस्तु अगर इस इवेंट हॉरिजन के बाहर है तो वो बिना किसी परेशानी के वापस लौट सकती है, पर अगर वो किसी तरह इस इवेंट हॉरिजन की बाउंड्री के पार चली जाए तो फिर वो वापस नहीं लौट सकती, चाहे वो खुद लाइट ही क्यों ना हो। नॉर्मली जब हम ये कहते हैं कि ब्लैक होल से होकर लाइट भी वापस नहीं लौट पाती, तो असल में हम इवेंट हॉरिजन की ही बात कर रहे होते हैं। एक रात स्टीफन हॉकिंस ब्लैक होल्स के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने पाया कि लाइट रेज जो इवेंट हॉरिजन के अंदर चली जाती हैं और वो जो इवेंट हॉरिजन की बाउंड्री के बाहर होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकती। इसका मतलब ये था कि ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन का एरिया या तो हमेशा सेम रहेगा या फिर बढ़ेगा, ये कभी घटेगा नहीं। अगर आसान शब्दों में इसे समझाऊं तो अगर ब्लैक होल किसी नए मैटर या रेडिएशन को जब तक नहीं निगल रहा तब तक उसके इवेंट हॉरिजन का एरिया सेम ही रहेगा, पर अगर ये किसी नए मैटर या रेडिएशन को निगलता है तो ये बड़ा होता जाएगा, यानी कि इसके इवेंट हॉरिजन का एरिया पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। अगर दो ब्लैक होल्स आपस में टकराकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करते हैं तो इस नए ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन का एरिया या तो दोनों छोटे ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के एरिया के सम के बराबर होगा या फिर इससे बड़ा। किसी भी हाल में ये पहले वाले एरिया से छोटा नहीं हो सकता। ब्लैक होल की ये प्रॉपर्टी काफी हद तक थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ जैसी थी, जो हमें बताता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर हमेशा बढ़ेगी ही, कभी भी घटेगी नहीं। अगर दो सिस्टम को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा ही इंडिविजुअल सिस्टम की एंट्रोपी से बड़ी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एंट्रोपी क्या है, तो चलिए पहले इसे समझते हैं। साधारण शब्दों में एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर और लेस ऑर्डर। एंट्रोपी के बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर किसी सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म से डिसऑर्डर्ड फॉर्म की तरफ ही जाएगा। इसे समझने के लिए एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके पास एक नई किताब है। इसमें पेजेस एक खास ऑर्डर से स्टिच होते हैं, जैसे पहले के बाद दूसरा पेज आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एंड सो ऑन। यानी कि एक नई किताब ऑर्डर्ड फॉर्म में है, पर अगर इस किताब के पेजेस को फाड़कर हम हवा में उछालें तो ये पेजेस वापस जमीन पर आएंगे तो पहले की तरह ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे, यानी कि हमें ऑर्डर्ड फॉर्म से डिसऑर्डर्ड फॉर्म मिला। इसे एंट्रोपी का बढ़ना कहते हैं। अगर आप अभी भी इसे नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कांच का एक कंटेनर है, ये भी ऑर्डर्ड फॉर्म में है, इसलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो कंटेनर मुझे दो तो आप इसे उठाएंगे और मुझे आसानी से दे देंगे। पर जब हम इसे जमीन पे गिराते हैं तो ये गिरकर टूट जाता है, जिसके कारण इसके कई टुकड़े हो जाते हैं। अब ये पहले के मुकाबले डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि वो कंटेनर मुझे दो तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि अब आपको टूटे हुए कंटेनर के सभी पीसेस को कलेक्ट करना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ के अनुसार इस ब्रह्मांड में किसी भी आइसोलेटेड बॉडी की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर हमेशा बढ़ेगी ही। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एंट्रोपी बढ़ने की बजाय घट जाए। यही कारण है कि चाहे कांच हो या अंडा, वो गिरने के बाद हमेशा टूटता ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टूटा हुआ कांच या अंडा खुद ब खुद जुड़कर पहले जैसा हो जाए।
अगर कंबाइंड सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपके पास दो बॉक्स हैं जिसमें पहले में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जबकि दूसरे में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब अगर दोनों बॉक्सेस को आपस में मिला दिया जाए और उनके बीच की बाउंड्री को हटा दिया जाए तो आप पाएंगे कि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएंगे। ये स्टेट पहले की तुलना में लेस ऑर्डर्ड है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एंट्रोपी बढ़ी है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इस बॉक्स की एंट्रोपी पहले वाले दोनों बॉक्सेस के इंडिविजुअल एंट्रोपी से ज्यादा है। तो अब तक हमने जाना कि इस ब्रह्मांड में किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहता है या फिर हमेशा बढ़ता ही है, किसी भी हाल में ये घटता नहीं है। चलिए अब वापस आते हैं स्टीफन हॉकिंस और ब्लैक होल पे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के एरिया का साइज या तो हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर केवल बढ़ता ही है, किसी भी हाल में ये घटता नहीं है। यानी कि ब्लैक होल की ये प्रॉपर्टी काफी हद तक थर्मोडायनामिक के दूसरे लॉ जैसी थी। पर यहाँ एक बड़ी परेशानी थी और वो परेशानी ये थी कि ऐसा लग रहा था मानो ब्लैक होल इस थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को वायलेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। क्या हो अगर आप एक ऐसे मैटर को ब्लैक होल में फेंक दें जिसकी एंट्रोपी काफी ज्यादा है, जैसे कि गैस या एक बॉक्स। होगा ये कि ब्लैक होल के बाहर मौजूद मैटर की टोटल एंट्रोपी घट जाएगी, जो कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को वायलेट करेगा, क्योंकि इसके अनुसार एंट्रोपी हमेशा बढ़नी चाहिए। यहाँ आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ यहाँ वायलेट नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम ब्लैक होल के बाहर मौजूद मैटर की एंट्रोपी को ब्लैक होल के अंदर फेंके गए मैटर के एंट्रोपी को जोड़ेंगे तो वो पहले के जितना ही आएगा, यानी कि एंट्रोपी पहले से कम नहीं हुआ है। पर आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि हम ब्लैक होल के अंदर देख नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जो मैटर इसके अंदर गया है उसकी एंट्रोपी कितनी है। हॉकिंस ने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि हम ब्लैक होल के बाहर रहने के बावजूद इसकी एंट्रोपी के बारे में बता पाते। हम ये बता पाते कि जब कोई नया मैटर या रेडिएशन ब्लैक होल में जाता है तो इसकी एंट्रोपी पहले से बढ़ जाती है। पर उन्हें ऐसा कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिससे ऐसा हो सके। उस समय जेकब बिकेनस्टीन सामने आए, जो उस समय प्रिंसटन में एक रिसर्च स्टूडेंट थे। उन्होंने ये सुझाव दिया कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का एरिया ही ब्लैक होल के एंट्रोपी का मेजरमेंट है। इसलिए जब भी नया मैटर या रेडिएशन ब्लैक होल के अंदर जाता है तो इसके इवेंट होराइजन का एरिया बढ़ जाता है, जो कि दर्शाता है कि इसका एंट्रोपी बढ़ गया है। इसलिए अगर इवेंट होराइजन के एरिया और ब्लैक होल के बाहर मौजूद मैटर के एंट्रोपी को जोड़ा जाए तो हम पाएंगे कि ये कभी घटता नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को फॉलो करता है। जेकब बिकेनस्टीन के इस सुझाव ने हॉकिंस की एक बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया था, पर इसमें अभी भी एक फ्लॉ था। नए सुझाव के बाद ये साफ हो गया कि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होती है, पर इसने हॉकिंस को और भी ज्यादा परेशान किया, क्योंकि ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी होने का सीधा सा मतलब ये था कि इसके पास टेम्परेचर भी होगा। कोई भी बॉडी जिसके पास टेम्परेचर हो वो एक सर्टेन रेट से रेडिएशन जरूर एमिट करती है। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो लाल होकर रेडिएशन एमिट करता है। पर दूसरे बॉडीज भी जिनका टेम्परेचर लो भी होता है वो भी रेडिएशन एमिट करते हैं, पर अमूमन हम इस रेडिएशन को नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि ये काफी छोटे लेवल पर होता है। थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को फॉलो करने के लिए ये रेडिएशन छोड़ना जरूरी होता है। पर अगर हम ये माने कि ब्लैक होल में एंट्रोपी होती है तो हमें ये भी मानना होगा कि उसका अपना टेम्परेचर भी होता है। अब अगर उनका टेम्परेचर होता है तो थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को फॉलो करने के लिए ये जरूरी है कि वो रेडिएशन एमिट करे। पर हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी उनसे होकर वापस नहीं लौट पाती। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि वो रेडिएशन एमिट कर रहे हो? इसका हल निकालने के लिए हॉकिंस उस समय दुनिया के दूसरे फिजिसिस्ट से भी मिले, पर सबने यही बताया कि कैलकुलेशन यही शो करते हैं कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करते हैं, जो ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। ब्लैक होल का मास जितना ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। अब कैलकुलेशन के हिसाब से ये तो साफ था कि ब्लैक होल्स के पास टेम्परेचर भी होता है और वो रेडिएशन भी एमिट करते हैं, पर सवाल अब भी वही था कि कैसे। जो ब्लैक होल केवल चीजों को अंदर खींचना जानता है उससे रेडिएशन बाहर कैसे आ सकता है? इसका जवाब मिला क्वांटम थ्योरी से, जिसने ये बताया कि ये रेडिएशन ब्लैक होल से नहीं निकलते बल्कि इवेंट होराइजन के
नजदीक मौजूद स्पेस से निकलते हैं। आइए इसे समझते हैं। जब हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस, तो क्वांटम फिजिक्स में इसका ये मतलब नहीं होता कि ये पूरी तरह खाली है। इनफैक्ट स्पेस में कोई भी जगह पूरी तरह खाली नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि ये जगह पूरी तरह खाली है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां मौजूद फील्ड्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इत्यादि सभी बिल्कुल जीरो होंगे। पर किसी फील्ड की वैल्यू और समय के साथ इस वैल्यू में आया चेंज बिल्कुल पोजीशन और वेलोसिटी की तरह है। अब अगर हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखें, तो ये हमें बताता है कि हम इन दोनों वैल्यू को पूरी तरह एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। अगर हमें पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हो, तो हम वेलोसिटी के बारे में अनसर्टेन रहेंगे, और अगर हमें वेलोसिटी के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हो, तो हम पोजीशन के बारे में अनसर्टेन रहेंगे। इसलिए एम्प्टी स्पेस में फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हमें इसके वैल्यू की भी एग्जैक्ट जानकारी होगी और इसमें आए चेंज की भी, जो दोनों केसेस में जीरो होगा। इसलिए इन फील्ड्स के वैल्यू में कम से कम कुछ अनसर्टेनिटी या क्वांटम फ्लक्चुएशन तो जरूर होगी। इस क्वांटम फ्लक्चुएशन को आप इस तरह से देख सकते हैं। जिसे आप एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वहां मैटर एंड एंटी मैटर हमेशा एक जोड़े के रूप में आते हैं। थोड़े से समय के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर आपस में मिलकर फिर से नष्ट हो जाते हैं। इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। वर्चुअल पार्टिकल इसलिए क्योंकि इन्हें नॉर्मल पार्टिकल्स की तरह पार्टिकल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, पर हम जानते हैं कि ये निश्चित तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके इनडायरेक्ट इफेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के एनर्जी में आए छोटे से छोटे चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं, जो कि इनके थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन द्वारा दिए गए वैल्यूज से काफी एक्यूरेटली मैच करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये भी प्रेडिक्ट करता है कि मैटर पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स इत्यादि ये भी सिमिलर वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक मैटर होता है और दूसरा एंटी मैटर। चूंकि एनर्जी ऐसे ही कहीं से भी नहीं बन सकती, ये जरूरी है कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में एक की एनर्जी पॉजिटिव हो जबकि दूसरे की एनर्जी नेगेटिव। चूंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल सिनेरियो में रियल पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव होती है, हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में नेगेटिव एनर्जी वाले वर्चुअल पार्टिकल की लाइफ कम होती है, इसलिए ये अपने पॉजिटिव एनर्जी वाले पार्टनर से मिलकर नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम ये जान चुके हैं कि एम्प्टी स्पेस में मैटर और एंटी मैटर का पेयर हमेशा बनता रहता है, जो कुछ समय बाद आपस में टकरा कर नष्ट भी हो जाता है। पर क्या हो अगर ये पेयर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास बने? यहाँ होगा ये, मैटर और एंटी मैटर का पेयर बनेगा तो जरूर, पर इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से टकरा कर नष्ट हो जाएं, ब्लैक होल नेगेटिव एनर्जी वाले मेंबर को अपने अंदर खींच लेगा, जबकि पॉजिटिव एनर्जी वाला मेंबर बाहर निकल जाएगा। ब्लैक होल के बाहर खड़ा ऑब्जर्वर जब ये देखेगा तो उसे लगेगा कि ब्लैक होल रेडिएशन एमिट कर रहा है। इसी रेडिएशन को हम हॉकिंस रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हमेशा नेगेटिव एनर्जी वाला मेंबर ही क्यों जाएगा ब्लैक होल के अंदर, पॉजिटिव एनर्जी वाला मेंबर क्यों नहीं? और वर्चुअल पार्टिकल्स के दोनों मेंबर्स तो हमेशा आपस में टकराते हैं, तो इस केस में क्यों नहीं? चलिए आपके इन सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी वाला मेंबर ही हमेशा ब्लैक होल के अंदर क्यों जाता है, जबकि पॉजिटिव एनर्जी वाला मेंबर आसानी से बाहर निकल जाता है। एक नॉर्मल रियल पार्टिकल भी जब किसी मैसिव बॉडी के पास होता है तो उसकी एनर्जी उस पार्टिकल के मुकाबले कम होती है, जो उस मैसिव बॉडी से काफी दूर मौजूद हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पार्टिकल को उस मैसिव बॉडी के ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए हमें अलग से उसे एनर्जी देना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है तो उसके लिए बिना बाहर से एनर्जी लिए ग्रेविटी क्षेत्र से निकल पाना काफी मुश्किल है। जब इवेंट होराइजन के नजदीक मैटर और एंटी मैटर पेयर का निर्माण होता है तो दोनों में से एक की एनर्जी नेगेटिव होती है जबकि दूसरे की पॉजिटिव। हम ये जान चुके हैं कि नेगेटिव एनर्जी वाले पार्टिकल्स के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो ग्रेविटी क्षेत्र से खुद ब खुद निकल पाए, इसलिए वर्चुअल पार्टिकल का नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टनर ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाता है। वहीं दूसरे पार्टनर के पास पॉजिटिव एनर्जी होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो खुद को इवेंट होराइजन में खींचने से बचा ले तथा बाहर आ जाए। यही कारण है कि ब्लैक होल से केवल यही बाहर आते हैं जो हमें हॉकिंस रेडिएशन के रूप में नजर आते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि वर्चुअल पार्टिकल का पेयर तो हमेशा आपस में टकराकर खत्म होते हैं, तो फिर इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता? नॉर्मल रियल पार्टिकल की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है,
पर अगर ब्लैक होल की बात करें तो इसकी ग्रेविटी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि इसके अंदर रियल पार्टिकल की एनर्जी भी निगेटिव हो जाती है। यानी कि ये इस संभावना को जन्म देता है कि ब्लैक होल के अंदर अगर एक निगेटिव एनर्जी वाला वर्चुअल पार्टिकल एंटर करता है तो अंदर जाकर वो एक रियल पार्टिकल बन जाएगा। क्योंकि अब ये वर्चुअल पार्टिकल नहीं रहा, इसे अपने दूसरे पार्टनर से टकराकर नष्ट होने की जरूरत नहीं रही। ब्लैक होल जितना छोटा होगा, ब्लैक होल के अंदर गए नेगेटिव एनर्जी वाले वर्चुअल पार्टिकल को रियल पार्टिकल बनने में उतना ही कम समय लगेगा। इससे रेडिएशन का एमिशन भी बढ़ेगा और ब्लैक होल का टेम्परेचर भी। बाहर निकलते रेडिएशन की पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करेगा ब्लैक होल के अंदर जाता नेगेटिव एनर्जी। अब आइंस्टाइन का E=mc² हमें बताता है कि एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव एनर्जी ब्लैक होल के अंदर जाती है तो ब्लैक होल का मास भी घट जाएगा। जैसे जैसे ब्लैक होल अपना मास लूज करता है, इसके इवेंट होराइजन का एरिया भी घटता जाता है। पर यह थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को वायलेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ एंट्रोपी जितना घटता है उसकी भरपाई एमिटेड रेडिएशन का एंट्रोपी करता है। ब्लैक होल का मास जितना कम होगा उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए जैसे जैसे ब्लैक होल अपना मास लूज करते जाता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर और रेडिएशन एमिशन भी लगातार बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो और तेजी से अपना मास खोता जाता है। उस समय क्या होता है जब ब्लैक होल का मास काफी ज्यादा कम रह जाता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, पर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि एक फाइनल ब्लास्ट होता है और सब कुछ खत्म। ये ब्लास्ट 1 मिलियन हाइड्रोजन बम के बराबर होगा, यानी कि सारी एनर्जी फिर से ब्रह्मांड के पास लौट जाती है। अब आखिरी सवाल ये कि क्या हॉकिंस रेडिएशन को फिजिकली या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है? इसका उत्तर है जी नहीं। दरअसल हॉकिंस रेडिएशन को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसे हम केवल तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब हम एटॉमिक लेवल पर एक ब्लैक होल का निर्माण करें, जैसे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। क्योंकि ब्लैक होल अगर हमारे सूर्य के आकार का भी हुआ तो उसका टेम्परेचर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के टेम्परेचर से भी कम होगा, जिसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। अगर ब्लैक होल और ज्यादा बड़ा हुआ तो उसका टेम्परेचर और भी कम होगा। हॉकिंस रेडिएशन काफी दिलचस्प तो जरूर है, पर ये एक और पैराडॉक्स को जन्म देती है, जिसे हम ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस पैराडॉक्स के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।